आज हम लॉर्ड मैकाले के प्रमुख सुझाव पढ़ेंगे। हमने अभी तक देखा कि 1833 का जो आज्ञा पत्र आया उसमें कहा गया था गवर्नर जनरल की कमेटी में एक सदस्य बढ़ाया जाएगा। उसी पद पर लॉर्ड मैकाले भारत में आए 1834 में। 33 में वो पत्र आया, 34 में मैकाले इंडिया आए। उन्हें कार्य दिया गया या फिर उन्हें जिम्मेदारी दी गई, जो विवाद चला आ रहा था प्राच्य पाश्चात्य विवाद, उस पर वो अपनी राय दे, सुझाव दे और इसे ख़त्म करने की कोशिश करें। तो इस काम में उन्होंने पूरा 1 साल लगाया और दोनों पक्षों की बात सुनी। दोनों पक्ष मतलब प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी, दोनों पक्षों की बात सुनी और अपना व्यू, अपना जो सुझाव है या अपना मत है, उन्होंने 1835 को लॉर्ड बेंटिक को दे दिया। ठीक है, वो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उनका सुझाव क्या था, या उनके अनुसार उन्होंने 1813 का आज्ञा पत्र था उसकी व्याख्या की थी अपने शब्दों में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड मैकाले ने प्रमुख सुझाव दिए क्या थे। उनके प्रमुख सुझाव कुछ ऐसे थे, जैसे कि हमारा पहला उनका सुझाव था, लॉर्ड मैकाले के अनुसार भारतीय साहित्य व धर्म ग्रंथ मूर्खतापूर्ण तथ्यों से भरा है, अतः उसको पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। अरबी व संस्कृत स्कूल पर जो सरकारी धन खर्च किया जा रहा है उसे तुरंत बंद कर दिया जाए। साथ ही प्राच्य साहित्य की मुद्रण व प्रकाशन पर होने वाले खर्च को रोक दिया जाए। अच्छा, मैकाले का जो फर्स्ट उन्होंने बोला, जो सुझाव दिया, उनके अनुसार उन्होंने बताया कि भारत का जो साहित्य है वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण तथ्यों से भरा हुआ है, तो उसको पढ़ाना पढ़ना ये सब वेस्ट है, इसमें पैसे खर्च होंगे व्यर्थ के, तो ये तो करना ही नहीं है हमें। और अरबी व संस्कृत के जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उस पर धन खर्च किया जा रहा है, वो तुरंत बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कोई भी ग्रांट हम अरबी या फिर संस्कृत स्कूल को नहीं देंगे। प्लस उनके मुद्रण का मतलब होता है प्रिंटिंग की बात किया जा रहा है, तो कोई भी प्राच्य साहित्य को प्रिंटिंग या छपाई में जो पैसे लगते हैं वो भी हमें नहीं करने हैं, हमें तुरंत उन सबको रोक देना है। तो पहला उनका पॉइंट था कि ये सब बकवास है, मतलब भारतीय साहित्य बकवास चीज़ों से भरा हुआ है, तो इसके ऊपर हमें कुछ भी खर्च नहीं करना है, ना ही इनके स्कूलों को कोई भी धनराशि देनी है, प्लस ना ही इनके प्रकाशन या मुद्रण मतलब प्रिंटिंग या छपाई पे भी पैसे बिल्कुल खर्च नहीं करने हैं। आगे उन्होंने कहा कि भारतीयों को अंग्रेज़ी भाषा व साहित्य का ज्ञान अनिवार्य रूप से कराया जाए। उनका कहना था कि अंग्रेज़ी क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने पहले ही कह दिया कि भारतीय साहित्य एकदम व्यर्थ है, तो भारतीयों को अंग्रेज़ी भाषा व साहित्य का ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है उनके अनुसार। नेक्स्ट उन्होंने कहा, मैकाले ने अपने विवरण पत्र में स्पष्ट किया कि सरकार के पास इतना धन नहीं है जो जन शिक्षा की व्यवस्था पर कर सके, अतः केवल उच्च वर्ग के लिए ही शिक्षा व्यवस्था की जाएगी, जिससे निम्न वर्ग के लोग उनके संपर्क में आकर स्वयं शिक्षित हो जाएंगे। इसे छनन का सिद्धांत भी कहा जाता है। अच्छा, मैकाले ने कहा कि गवर्नमेंट के पास या सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि सबको शिक्षित कर सके या जन शिक्षा दे सके, तो हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं या एक तरीका यूज़ करते हैं जिसमें सबको शिक्षा मिल जाएगी, और वो तरीका ये था, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ़ और सिर्फ
उच्च वर्ग के लोग, जो हाई सोसाइटी के लोग थे, उनको ही शिक्षा देंगे। उच्च वर्ग में कौन आते थे? ब्रिटिशर्स आते थे, राजा महाराजा आते थे, ठीक है। तो उच्च वर्ग के लोगों को ही शिक्षित करेंगे और निम्न वर्ग के लोग उनके संपर्क में आकर अपने आप शिक्षित हो जाएंगे। और इस शिक्षा व्यवस्था को छनन का सिद्धांत भी कहा। छनना मतलब ना छन के जाना नीचे की ओर कुछ चीज़, तो वो उन्होंने कहा कि इससे सरकार का पैसा बच जाएगा, सबको वो शिक्षा नहीं दे पाएंगे हम लोग, तो हम उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा देंगे, निम्न वर्ग के लोग अपने आप उच्च वर्ग के लोगों के संपर्क में आकर शिक्षित हो जाएंगे। नेक्स्ट उन्होंने कहा, मैकाले की किसी भी धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से ना दी जाने का सुझाव दिया। एक उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म के बारे में हम नहीं पढ़ाएंगे अनिवार्य रूप से, तो नॉर्मल शिक्षा दी जाएगी, जो भी नॉर्मल सब्जेक्ट है, पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट या किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी लोगों को। ये हमारे कुछ सुझाव थे, मैकाले के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट है, हम बेंटिक की शिक्षा नीति देखेंगे। बेंटिक लॉर्ड बेंटिक को ही उन्होंने अपना पत्र दिया था, सुझाव जो भी उन्होंने बनाए वो बेंटिक को दिए और अल्टीमेटली बेंटिक ने शिक्षा नीति बनाई। ये लॉर्ड मैकाले तो सिर्फ उनकी हेल्प कर रहे थे तैयार करने में, नीति को तैयार करने में। जब इन्होंने अपनी शिक्षा नीति तैयार करके दी तो लॉर्ड बेंटिक ने शिक्षा नीति बनाई, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। लॉर्ड बेंटिक की जो शिक्षा नीति थी, मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकार किया गया और 7 मार्च 1835 को एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। मैकाले ने अपने सुझाव दे दिए थे, अब बेंटिक की बारी थी, वो सुझाव को ध्यान में रख के उन्होंने अपनी एक शिक्षा नीति बनाई। उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने कही? पहले तो शिक्षा के लिए दी जाने वाली धनराशि का प्रयोग केवल अंग्रेज़ी शिक्षा के लिए ही किया जाएगा, जो कि मैकाले ने भी कहा था। बेंटिक ने जो नई शिक्षा नीति बनाई उसमें वो सुझाव उन्हें अच्छा लगा कि हाँ सही बात बोल रहे हैं मैकाले जी, और सिर्फ अंग्रेज़ी शिक्षा के ऊपर ही धनराशि खर्च की जाएगी। नेक्स्ट था, प्राच्य साहित्य के मुद्रण प्रकाशन पर कोई खर्च नहीं किया जाएगा। आप देखेंगे मैकाले के सुझाव में भी ये लिखा हुआ है। तो मैकाले ने जो सुझाव दिया था कि मुद्रण और प्रकाशन पे कोई खर्च नहीं किया जाएगा, मुद्रण मतलब प्रिंटिंग छपाई की बात कही जा रही है, तो इन्होंने वो चीज़ मान ली और उन्होंने अपनी शिक्षा नीति में इस बात को भी जोड़ लिया कि प्राच्य साहित्य के मुद्रण और प्रकाशन पे कोई खर्च नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, उन्होंने कहा संस्कृत, अरबी, फारसी शिक्षण संस्थाओं को बंद नहीं किया जाएगा और शिक्षकों का वेतन तथा विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति यथावत दी जाएगी। इन्होंने कहा कि जो स्कूल्स हैं जो संस्कृत, अरबी, फारसी पढ़ाते हैं, ऐसी संस्थाओं को बंद नहीं किया जाएगा और शिक्षकों का वेतन और विद्यार्थियों की जो छात्रवृत्ति चल रही थी, जो भी स्कॉलरशिप उन्हें मिल रही थी, वो ऐसे ही चलती रहेगी। एक अच्छा काम उन्होंने किया। नेक्स्ट, मुद्रण व प्रकाशन पर रोक होने से बचने वाली धनराशि को अंग्रेजी भाषा के साहित्य व ज्ञान विज्ञान की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। जैसे कि इससे पहले उन्होंने कहा था कि प्राच्य साहित्य पर कोई भी खर्च नहीं किया जाएगा मुद्रण और प्रकाशन पर, और ऐसा मतलब जब प्रकाशन पर कोई खर्च नहीं किया जाएगा तो जो पैसे बचेंगे उसको हम उपयोग किस में करेंगे? अंग्रेज़ी भाषा के साहित्य और ज्ञान विज्ञान पर खर्चा किया जाएगा, वो जो धनराशि बच जाएगी। तो ये था बेंटिक का हमारा जो उन्होंने पॉलिसी बनाई या शिक्षा नीति बनाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।